जोहार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2025 के तहत एकलव्य सेशन प्रारंभ किया गया है और इस एकलव्य सेशन के जो मुख्य विशेषताएं थी उनमें पीवाईक्यू डिस्कशन, टॉपिक डिस्कशन, एनसीईआरटी डिस्कशन और कॉन्सेप्ट क्रिएशन जो है हमारा उद्देश्य है। पहला जो पीवाईक्यू डिस्कशन है उसके तहत हम लोगों ने 4 वर्षों के प्रश्न पत्रों को जो है पीवाईक्यू डिस्कशन किया है, हिस्ट्री के सेक्शन को डिस्कशन किया है और उसी में से जो महत्वपूर्ण पॉइंट उभर करके आया है कि भारत में जो संवैधानिक विकास का इतिहास है इसके तहत क्या है ना, कई प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर के जो है हम क्या करेंगे, डिस्कशन प्रारंभ कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का विषय है वो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। तो पहला टॉपिक डिस्कशन क्या है ना, पहला टॉपिक डिस्कशन है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो के द्वारा जो सुधारात्मक कदम किए गए थे उन्हीं को लेकर के डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जाने से पहले हम उन घटनाओं पर विचार करेंगे जिन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को लाने के लिए प्रेरित किया और कौन कौन से बाद में हम उन मेन प्रोविजंस को देखेंगे जो कि मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत लाए गए थे। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से पहले जो घटनाएं घटी उनको लेकर के डिस्कशन करना। एक बार फिर से एकलव्य सेशन की विशेषताओं को जो है आप सबके सामने रखना चाहते हैं। इसका मुख्य विशेषता है ना पीवाईक्यू डिस्कशन करना, मुख्य टॉपिक डिस्कशन करना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थात जिन पर यूपीएससी का फोकस रहता है, प्रश्न पत्रों में फोकस रहता है, अर्थात हमने पीवाईक्यू डिस्कशन किया और उनमें से खोज करके निकाला कि ये टॉपिक जो है यूपीएससी के प्रश्न पत्र में देखे गए हैं और उन्हीं को लेकर के हम टॉपिक जो है डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एनसीईआरटी का भी डिस्कशन जो है बहुत जल्द एनसीईआरटी डिस्कशन को लेकर के आएंगे और इन सब का एक ही उद्देश्य है कि कॉन्सेप्ट को जो है अधिक से अधिक क्रिएट किया जाए ताकि एग्जाम के टाइम में आपको जो है क्या हो ना, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ रहे। चलिए, तो सबसे पहले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से पहले हम ये देखेंगे कि इवेंट कौन कौन से इवेंट हुए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से पहले। सबसे पहला जो इवेंट है वो है 1885 के कांग्रेस का निर्माण। कांग्रेस के निर्माण के बाद अगले 15 वर्षों तक कांग्रेस ने पिटीशन और प्रेयर के तहत जो है ब्रिटिशर्स के सामने रखा और प्रार्थना के द्वारा, अनुरोध के द्वारा जो है उन्होंने अपनी कुछ मांगों को रखा। इसी के तहत हमें क्या देखने को मिल रहा है ना, 1892 का जो है भारतीय परिषद अधिनियम जो है इसी पिटीशन और प्रेयर का परिणाम था कि 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम बनाए गए और इसमें से कुछ सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। किसके तहत? तो 1892 के अधिनियम के तहत। अब 1892 में वो कौन कौन से सीमित अधिकार थे उनको लेकर के जो है उनको लेकर के हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं ना। इसके तहत जो है विधानसभा के जो सदस्यों के अधिकार जो वो बढ़ा दिए गए, जिसके तहत वे बजट पर क्या कर सकते थे ना, वे बजट पर जो है विचार प्रकट कर सकते थे, उन्हें विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया था। सार्वजनिक अगर किसी मामले पर प्रश्न पूछना है तो उन्हें 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था। सिर्फ विचार प्रकट करने का अधिकार उन्हें दिया गया था, अर्थात बहुत ही सीमित अधिकार दिए गए थे। इसके अलावा इसी अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान में गैर सरकारी सदस्यों के लिए जो है निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया था। हालांकि निर्वाचन प्रणाली के लिए इस समय मनोनीत करना जो है कहा गया था, अर्थात जो निर्वाचन प्रणाली जो प्रारंभ किए गए थे उसके लिए जो शब्द जोड़े गए थे वो था मनोनीत करना। तो 1892 जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था उसमें बहुत सीमित अधिकार दिए गए, लेकिन इसमें एक नई चीज शुरू ये हुई ना, प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है प्रारंभ हुआ और इसके तहत जो निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया उसे क्या नाम दिया गया ना, मनोनीत करना कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि और कौन सी घटनाएं जो है घटी। इसी दौरान जो है 1907 में जो है कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। अगले जैसा कि आपने देखा कि 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ। अगले 15 वर्षों तक जो है नरम पंथियों के द्वारा जो है पिटीशन और प्रेयर के मेथड्स अपनाए गए, लेकिन ये जो युवा जो कांग्रेस को युवा जो कांग्रेस से जुड़े हुए जो लीडर थे या जो लोग थे उन्हें ये पसंद नहीं आया और वे क्या हो गए, उनके विचारधारा अलग हो गई और इस तरह से 1907 में कांग्रेस का क्या हो गया,
गया, सूरत विभाजन हो गया। एक तरफ तो हो गए संयमपंथी और दूसरी तरफ हो गए एक्सट्रीमिस्ट्स या गर्मपंथी। संयमपंथी जो है पिटिशन और प्रेयर का साथ चाहते थे, जबकि गर्मपंथी जो है बहिष्कार या जो है राष्ट्रीय या क्रांतिकारी विचारधाराओं के साथ थे, वो थे एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो इसी के तहत जो है 1907 में कांग्रेस का क्या हो गया, सूरत विभाजन, अर्थात सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन पड़ गया। एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा जो है लाला लजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि जो मॉडरेट थे वो रासबिहारी घोष को क्या बनाना चाहते थे, अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इस कॉन्फ्रेंस में जो है अंततः मॉडरेट्स की विजय हुई और रासबिहारी घोष क्या बने ना, वो जो है इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। तो इस प्रकार 1907 में क्या हो गया, कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। कांग्रेस दो भागों में बट गई, दो विचारों में बट गया, एक तरफ मॉडरेट, दूसरी तरफ जो है एक्सट्रीमिस्ट्स या जो क्रांतिकारी विचारधारा रखते थे या उग्रपंथी विचारधारा रखते थे, वो इन दो भागों में बट गए। चलिए नेक्स्ट कौन कौन सी घटनाएं घटी। नेक्स्ट हुआ बंगाल विभाजन की घोषणा और स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ होना। इसी के तर्ज पर देखा गया कि दिसंबर 1903 में जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। एक तो बंगाल की जनसंख्या अधिक होने के कारण, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन दृष्टि से जो इसे पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांटने की घोषणा की गई। जैसे ही इसकी घोषणा की गई और इसके बाद जो है इसका विरोध होना प्रारंभ हो गया और स्वदेशी आंदोलन जो है प्रारंभ हो गया। स्वदेशी आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ, तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से जो है स्वदेशी मूवमेंट प्रारंभ हो गया और कई चीजें इस दौरान घटी। जो है बहुत सारे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी चीजों को अपनाया गया। राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की गई। तो कई चीजें इसके साथ जोड़ने गए। तो एक ये भी महत्वपूर्ण घटना है जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म के जस्ट पहले हमें देखने को मिल रहा है। क्या ना, एक तो बंगाल विभाजन की घोषणा करना और इसके बाद ही जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ होना। इन सब का प्रभाव जो है हमें आगे आने वाले समय में मॉडले मिंटो रिफॉर्म में देखने को मिलता है। इसके बाद कौन सी घटनाएं घटी, इसके जस्ट पहले अर्थात मॉडले मिंटो रिफॉर्म के जस्ट पहले जो है हमें दो चीजें और देखने को मिल रही है। एक था शिमला डेपुटेशन, शिमला प्रतिनिधित्व, जो कि लॉर्ड मिंटो से जाकर के मिला था। किसके नेतृत्व में, तो आगा खां के नेतृत्व में जो है 35 नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो शिमला में जाकर के लॉर्ड मिंटो से मिला था। कब, तो 1906 में। और इसके जस्ट बाद क्या देखने को मिला ना, 30 दिसंबर को जो है 30 दिसंबर 1906 को जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया ख्वाजा सलीमुल्लाह खां के द्वारा। तो आगा खां के द्वारा शिमला डेपुटेशन में मिलना और उसके जस्ट बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी गठन किया गया। इस सब का उद्देश्य क्या था, जो शिमला डेपुटेशन में मिंटो के साथ मिला गया था उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि मुस्लिमों का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है उसे बढ़ाया जाए या उन्हें जो है अलग क्या दिया जाए ना, इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाए। और इस बात पर वे क्या हो गए, सफल भी होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 1909 में मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में मुस्लिमों के लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था भी की गई। तो मॉडले मिंटो के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर देखने को मिल रहा है तो वो है शिमला डेपुटेशन, जो कि आगा खां के नेतृत्व में शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला था और उसके जस्ट बाद मुस्लिम लीग का गठन। चलिए अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म है जो कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 बना, इसमें कौन कौन से मेन रिफॉर्म्स अपनाए गए या इसके जो मेन प्रोविजन थे उनको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, है ना। इसके जो मेन प्रोविजन है उनको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो क्या कुछ प्रोविजन था। सबसे पहला जो है केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य एवं इसके आकार में अर्थात शक्तियों में वृद्धि किया गया। ना केवल केंद्रीय बल्कि प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों और उसके आकार में भी क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया, बढ़ाया गया। केंद्रीय विधानमंडल में जो अतिरिक्त सदस्य की संख्या थी वो क्या हो गया, अब 60 हो गया। इसी 60 में से जो गैर सरकारी सदस्य थे वो कितना थे, 32 थे। ठीक है, तो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, अब बढ़ते हुए 32 हो गए और इस 32 सदस्यों का भी विभाजन किया गया। 32 सदस्यों में से 5 जो है, याद रखिएगा, 32 सदस्यों में से 5 जो गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया जाता था और 27 जो है निर्वाचित किए जाते थे। और इस 27 के लिए क्या किया गया ना, वर्ग और विशेष हित वाले प्रतिनिधित्व को अपनाया गया। ठीक है, तो
याद रखना है कि 1909 का जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म हुआ था उसमें सबसे प्रमुख ये है कि वर्ग और विशेष हितों के प्रतिनिधित्व जो है इसी के तहत लाया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया जो ये 27 थे, 27 में से वर्ग और विशेष हितों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया ना, डिवीजन किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्ग तथा विशेष प्रतिनिधि, जिसको लेकर के मैं कह रहा था कि जो 32 जो गैर सरकारी सदस्य थे उनमें से 5 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होंगे और 27 जो गैर सरकारी सदस्य वो निर्वाचित किए जाएंगे, जिनका विभाजन जो है वर्ग तथा विशेष लोगों के हितों को ध्यान में रखकर जो है प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। तो ये पहला चीज जो है किया गया था। इसके अलावा इसी अधिनियम के तहत जो है केंद्रीय विधान परिषद में प्रथम बार मुस्लिमों के लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई। इसको लेकर के काफी प्रश्न पूछा जाता है कि मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कब की गई, तो किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म के तहत जो है मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। वर्ग तथा विशेष हितों के लिए प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया, ये भी है। इसी के साथ साथ याद रखिएगा, इसी के साथ साथ जो है इसी मॉडल मिंटो रिफॉर्म के तहत इनमें न केवल मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व बल्कि जमींदारों के लिए, भूमिपतियों के लिए एवं वाणिज्य मंडलों के लिए भी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है इसमें प्रदान किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या कुछ रिफॉर्म था, तो प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों के अधिकार में वृद्धि। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों में अब अधिकारों में वृद्धि हो गए, अर्थात अब वे वाद विवाद कर सकते थे, बहस कर सकते थे, सार्वजनिक हितों पर जो है वे प्रस्ताव रखने एवं पूरक प्रश्न पूछने का भी उनको क्या दिया गया था, अधिकार दिया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण जो है गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें एक भारतीय सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था किया गया था और इसी भारतीय सदस्य के रूप में जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का जो है नियुक्त किया गया था। तो इन सभी जो है रिफॉर्म के साथ जो है मॉडल मिंटो रिफॉर्म हुआ। अब हम बात करेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या है मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स का। तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स का जो है वो है इसने थोड़े बहुत अधिकार के साथ जो है सुधार तो लाए, लेकिन इसने जो है सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली को जो है बढ़ावा दिया, जिसके तहत जिसे कहा जाता है कि इसने डिवाइड एंड रूल को जो है इससे वृद्धि हुआ, अर्थात ब्रिटिशों के द्वारा राज करो की नीति, बांटो और राज करो नीति को जो है बढ़ावा दिया गया। आप देख पा रहे हैं कि इनका मुख्य टारगेट क्या था ना, नरम पर थी और मुस्लिमों को लेकर के साथ चलना, जिससे कि जो राष्ट्रीय क्रांतिकारी जो थे जिनके द्वारा स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था या जो उग्र विचारधारा के समर्थक थे उन्हें जो है तोड़ना, उन्हें कम करना जो है इस मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो साथियों ये आज से जो है टॉपिक डिस्कशन जो है ईगल आईएएस स्टडी जोन के द्वारा प्रारंभ किया गया है और एकलव्य सेशन के तहत जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि क्लब सेशन का एक उद्देश्य ये भी है कि हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे, उन्हीं टॉपिक को डिस्कशन करेंगे जो आपके यूपीएससी में कई बार पूछे जा रहे हैं, ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक को लेकर के हम जो है आने वाले समय में और भी आएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।